द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बिहार के राजनीति के एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, लोहार समुदाय की राजनीतिक हिस्सेदारी। आंकड़े बताते हैं कि आज़ादी के बाद कई दशकों तक इस समुदाय का कोई भी प्रतिनिधि न राज्य में न केंद्र में कहीं नहीं था, लेकिन पिछले कुछ समय से जमीनी स्तर पर कुछ हलचल जरूर हुई है। जी, और यही हलचल असल में हमारी आज की चर्चा का मुद्दा है। सवाल ये है कि क्या ये छोटे छोटे बदलाव, जैसे पंचायतों में कुछ नुमाइंदगी या चुनावों में बढ़ चढ़कर वोट डालना, वाकई राजनीतिक सशक्तिकरण की एक धीमी मगर ठोस शुरुआत है, या ये सिर्फ एक दिखावा है? और असलियत ये है कि स्टेट और नेशनल लेवल पर यह समुदाय आज भी उतना ही शक्तिहीन और हाशिए पर है जितना पहले था। बिल्कुल। और इस चर्चा में मेरा पक्ष ये रहेगा कि जो भी प्रगति हुई है वो बेहद जरूरी है। ये इस समुदाय के राजनीतिक जागरण और जमीनी स्तर पर ताकत बनाने की, आप कह सकती हैं, नींव रख रही है। और मेरा मानना है कि ये प्रगति एक भ्रम है। कुछ मामूली कामयाबियों के अलावा समुदाय आज भी असली राजनीतिक ताकत से उतना ही दूर है जितना शायद 50 साल पहले था। तो चलिए शुरू करते हैं। Please subscribe this channel. देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी कि एक लंबा दौर था, एक कह सकते हैं एक राजनीतिक अंधेरा था। आप सोचिए, 1947 से लेकर लगभग 1996 तक 50 साल तक एक पूरे समुदाय का कोई वजूद ही नहीं था राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में। न कोई विधायक, न सांसद, न ही कोई विधान पार्षद। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक भयानक राजनीतिक खालीपन को दिखाता है। लेकिन 1996 में कुछ बदला। जब रामजी प्रसाद शर्मा बिहार विधान परिषद के सदस्य बने तो वो सिर्फ एक नियुक्ति नहीं थी, वो एक ऐतिहासिक घटना थी। पहली बार उस सदन में उस समुदाय की आवाज पहुंची। हो सकता है ये सांकेतिक हो, पर इसने एक मनोवैज्ञानिक दीवार को तोड़ा। इसने एक उम्मीद जगाई, और ये उम्मीद सिर्फ वहीं तक नहीं रुकी। आज देखिए, आरक्षण की वजह से ही सही, लेकिन पंचायतों में, स्थानीय निकायों में समुदाय के लोग मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य बन रहे हैं। नेतृत्व आसमान से नहीं उतरता, वो यहीं से, इसी जमीन से तैयार होता है। ये भविष्य के बड़े नेताओं की नर्सरी है। और सबसे बड़ी बात, ये समुदाय वोट डालता है, जमकर वोट डालता है। ये उनकी जागरूकता का, लोकतंत्र में उनके भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है। यही भागीदारी तो राजनीतिक दलों पर दबाव बनाती है कि हमारी तरफ भी देखो। आपने जो बातें रखीं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी नज़र में तस्वीर बिल्कुल अलग है। आप जिसे ऐतिहासिक घटना कह रही हैं, मैं उसे महज एक अपवाद के तौर पर देखता हूं। 50 साल के सन्नाटे के बाद किसी एक व्यक्ति का मनोनीत होकर सदन में पहुंचना कोई राजनीतिक जीत नहीं है। ये तो टोकनिज्म का एक क्लासिक उदाहरण है, यानी एक प्रतीकात्मक इशारा करके ये दिखा देना कि हम आपकी भी परवाह करते हैं ताकि आप चुप रहें। अगर ये वाकई एक शुरुआत थी तो मेरा एक सीधा सा सवाल है, उस एक घटना के बाद पिछले लगभग 30 सालों में दूसरा कोई विधायक या सांसद क्यों नहीं बना? सिलसिला आगे क्यों नहीं बढ़ा? एक अकेली घटना को आप प्रगति का ट्रेंड नहीं कह सकते। अब आते हैं आपकी दूसरी बात पर, स्थानीय निकाय। मुखिया या सरपंच बनना किसी व्यक्ति के लिए बेशक बड़ी बात होगी, लेकिन समुदाय के लिए इसका क्या मतलब है? हमें इन पदों की सीमाओं को समझना होगा। उनके पास न ज्यादा अधिकार होते हैं, न ही इतने संसाधन कि वो कोई बड़ा बदलाव ला सके। ये असल में शक्ति देना नहीं, बल्कि शक्ति के भ्रम में उलझाए रखना है। और जहां तक वोट डालने की बात है, तो मैं इसे जागरूकता नहीं बल्कि राजनीतिक लाचारी मानता हूं। जब आपका अपना कोई नेता नहीं होता, कोई आपकी बात करने वाला नहीं होता, तो आपके पास बड़ी पार्टियों में से किसी एक को वोट देने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। आप एक वोट बैंक बनकर रह जाते हैं, राजनीतिक शक्ति नहीं। वे वोट देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें सत्ता में वाची हिस्सेदारी नहीं मिलती। एक मिनट, यहां मैं आपको रोकना चाहूंगी। आप 1996 की घटना के मनोवैज्ञानिक असर को बहुत कम आंक रहे हैं। जब दशकों के बाद कोई अपना आदमी उस जगह पहुंचता है जहां से नीतियां बनती हैं, तो ये पूरे समाज में एक करंट दौड़ा देता है। ये विश्वास जगाता है कि हम भी पहुंच सकते हैं। ये उस हीन भावना को तोड़ता है जो कहती है कि राजनीति हमारे लिए है ही नहीं।
हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से ही शुरू होती है। आप उस पहले कदम को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं कर सकते क्योंकि दूसरा कदम उठाने में देर हो रही है। माफ कीजिए, लेकिन ये तर्क मैं नहीं मान सकता। अगर वो पहला कदम था तो दूसरा और तीसरा कदम कहाँ है? अगर वो एक चिंगारी थी तो वो आग में क्यों नहीं बदली? एक घटना जो 30 साल में दोबारा न हो, उसे आप प्रगति की नींव कैसे कह सकती हैं? वो नींव तो कब की धंस चुकी। असलियत तो ये है कि वो एक विसंगति थी, कोई नियम नहीं। असली कामयाबी तब होती जब 1996 के बाद 2006 में कोई और चुना जाता, 2016 में कोई चुनाव जीतकर विधायक बनता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी नतीजा 0 है। तो उस एक घटना का ढिंढोरा पीटना मुझे लगता है आज की कड़वी सच्चाई से मुंह मोड़ने जैसा है। और ये सिर्फ प्रतिनिधित्व की कमी नहीं है, ये एक राजनीतिक इनविजिबिलिटी है, मतलब अदृश्य होना है। जब नीतियां बनती हैं, चाहे वो कारीगरों के लिए हो, छोटे उद्योगों के लिए हो, तो उनकी आवाज उस कमरे में होती ही नहीं है। इसका नतीजा ये है कि एक पूरी पीढ़ी आर्थिक मौकों से चूक जाती है, और ये शून्य प्रतिनिधित्व का सीधा परिणाम है। ठीक है, मैं मानती हूं कि राज्य स्तर पर वो गति नहीं दिखी, लेकिन देखिए, आप जो स्थानीय निकायों की बात कर रहे हैं वो सीधे तौर पर मेरे पहले बिंदु से जुड़ा है। अगर 1996 में वो एक एमएलसी नहीं बनते तो शायद स्थानीय स्तर पर भी इतनी राजनीतिक चेतना नहीं जगती। और आप जमीनी स्तर के अनुभव को कम मत समझिए। मुखिया या सरपंच बनना सिर्फ एक पद पर बैठना नहीं है, वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। वहीं पर एक आम आदमी सीखता है कि सरकार कैसे चलती है, ब्लॉक के अधिकारियों से कैसे बात करनी है, सरकारी योजनाओं को अपने गांव तक कैसे लाना है। मैंने खुद देखा है कि एक मुखिया जो पहले अपने गांव से बाहर नहीं निकलता था, वो ब्लॉक लेवल पर अधिकारियों से लड़कर अपने समुदाय के लिए सरकारी योजनाएं लाता है। ये कंटेनमेंट नहीं, ये तो आत्मविश्वास का पहला पार्ट है। आप सीधे किसी को विधायक या सांसद का चुनाव नहीं लड़ा सकती। एक पूरी पाइपलाइन होती है जो नीचे से ऊपर जाती है। स्थानीय निकाय उस पाइपलाइन का सबसे जरूरी हिस्सा है। आपका तर्क सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। पाइपलाइन? कौन सी पाइपलाइन? ये पाइपलाइन तो मतलब कहीं जाती ही नहीं, इसका अगला सिरा तो बंद है। मैं अनुभव के महत्व को नकार नहीं रहा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अनुभव उन्हें ऊपर ले जा रहा है? आंकड़े तो साफ साफ ना कह रहे हैं। आज तक एक भी विधायक या सांसद नहीं है। तो ये कैसी ट्रेनिंग है जिसका अगला लेवल ही मौजूद नहीं है? ये तो ऐसा हुआ कि आप किसी को तैराकी सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे तैराक बनोगे, लेकिन उसे कभी समंदर में उतरना ही नहीं दिया जाएगा। उसे हमेशा गांव के तालाब में ही रहना होगा। मुझे तो यही लगता है कि व्यवस्था उन्हें जानबूझकर स्थानीय मुद्दों में उलझाए रखना चाहती है। गांव की नाली, सड़क, पेंशन, इन्हीं सब में उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, ताकि वे कभी एकजुट होकर एक बड़ी राजनीतिक ताकत न बन सकें और पटना या दिल्ली में बैठे लोगों से सवाल न पूछ सकें। ये सशक्तिकरण नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति है उन्हें काबू में रखने की। नहीं, देखिए, यहाँ एक फर्क है। ये काबू में रखने वाली बात समुदाय की अपनी इच्छा शक्ति और एजेंसी को नकारती है, और यहीं पर वोट डालने वाला मुद्दा सबसे अहम हो जाता है। आप उसे मजबूरी कह रहे हैं, मैं उसे चेतना कहती हूँ। अगर कोई समुदाय लाचार और निराश होता है तो वो वोट नहीं डालता, वो सिस्टम से ही कट जाता है। लेकिन लोहार समुदाय वोट डालता है। इसका मतलब है कि उन्हें उम्मीद है, उन्हें लगता है कि उनके वोट से फर्क पड़ेगा। ये आशा का, एक सक्रिय नागरिक होने का प्रतीक है। वे अलग अलग पार्टियों को अपना समर्थन देकर ये संदेश दे रहे हैं कि हमारी गिनती करो, हमें नजरअंदाज मत करो। आज नहीं तो कल राजनीतिक दलों को इस दबाव के आगे झुकना ही होगा और अपने बीच से किसी को टिकट देना पड़ेगा। ये एक धीमी प्रक्रिया है, पर यह हो रही है। लेकिन असलियत तो कुछ और ही कहानी कहती है। ये सक्रियता नहीं, ये विकल्पों की कमी का नतीजा है। सोचिए, जब आपका अपना कोई नेता नहीं, आपकी बात रखने वाला कोई नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप हर चुनाव में बड़ी पार्टियों के वादों पर भरोसा करने को मजबूर हो जाते हैं। हर बार आप उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार कोई हमारी सुनेगा, लेकिन हर बार चुनाव के बाद नतीजा ढाक के 3 पात। अगर वे इतने ही सजागरूक और संगठित हैं, तो वे सब मिलकर राजनीतिक दलों पर यह दबाव क्यों नहीं बना पाते कि हमारे समुदाय से उम्मीदवार खड़ा करो? सच तो यह है कि वे एक बिखरा हुआ वोट बैंक है, जिसका हर पार्टी अपने हिसाब से फायदा उठाती है, लेकिन कोई भी उन्हें सत्ता में असली हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है। ये सक्रियता नहीं, ये राजनीतिक सौदेबाजी में उनकी कमजोर हालत को दिखाता है। वे ताश के खेल में तो हैं,
पर उनके हाथ में एक भी बड़ा पत्ता नहीं है। मैं इस बात से पूरी तरह असहमत हूँ। दबाव बनाने की प्रक्रिया एक रात में पूरी नहीं होती है। ये कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन या ऑफ कर दिया। ये एक धीमी आंच पर पकने वाली चीज है। स्थानीय निकायों में उनका चुना जाना और वोट में उनकी भागीदारी, ये दोनों मिलकर उस दबाव को बना रहे हैं। ये कहना कि कोई प्रगति नहीं हुई, उन हजारों लोगों की मेहनत को नकारना है जो अपने अपने गांव कस्बे में काम कर रहे हैं, अपने समाज की आवाज उठा रहे हैं। ये एक विकास की प्रक्रिया है और हर विकास समय लेता है। हमें सब्र रखना होगा। नींव मजबूत हो रही है, इमारत भी एक दिन जरूर बनेगी। सब्र। हम यहाँ आजादी के लगभग 8 दशकों की बात कर रहे हैं, 75 साल से ज्यादा। और कितना सब्र! अगर इतने लंबे समय के बाद भी राज्य की विधानसभा और देश की संसद में आपकी एक भी कुर्सी नहीं है, तो हमें रुककर ये सवाल पूछना होगा कि क्या विकास का ये मॉडल काम भी कर रहा है या नहीं, या हम सिर्फ एक अंतहीन इंतजार की वकालत कर रहे हैं। आप नींव की बात करती हैं, लेकिन जब नीतियां बनती हैं, जब बजट तय होता है, उस मेज पर एक भी आवाज का ना होना, ये किसी भी प्रगति के दावे को खोखला कर देता है। स्थानीय स्तर पर एक वार्ड सदस्य का चुना जाना उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता जो राज्य की नीतियों में प्रतिनिधित्व ना होने की वजह से पूरे समुदाय को होता है। उनकी कारीगरी, उनके पेशे से जुड़ी नीतियां कोई और बना रहा है, जिनके लिए वो सिर्फ एक वोट है, एक जीता जागता इंसान नहीं। मैं मानती हूँ कि प्रगति बहुत धीमी है और चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व का न होना एक गंभीर मुद्दा है, इससे मैं मुंह नहीं मोड़ रही। लेकिन हमें सिर्फ इसी एक पैमाने से सब कुछ नहीं तोलना चाहिए। 1996 की वो ऐतिहासिक शुरुआत, स्थानीय निकायों में लगातार बढ़ती मौजूदगी और चुनावों में अटूट विश्वास, ये सभी बहुत सकारात्मक संकेत हैं। ये एक लंबी लड़ाई है, लेकिन समुदाय अब सो नहीं रहा है, वो जाग चुका है और जमीनी स्तर पर अपनी जगह बना रहा है। यही जमीन भविष्य में बड़े प्रतिनिधित्व का आधार बनेगी। हमें इस नींव को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और मैं फिर यही कहूँगा कि हम तथ्यों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज़ादी के इतने सालों बाद भी बिहार विधानसभा और भारतीय संसद में लोहार समुदाय का प्रतिनिधित्व शून्य है। ये एक कठोर और चुभने वाला सच है। स्थानीय स्तर की छोटी मोटी भूमिकाएं और वोट डालने की रस्म इस कड़वी सच्चाई को नहीं बदल सकती कि जहां असली फैसले लिए जाते हैं, उस मेज पर उनकी कुर्सी आज भी खाली है। राजनीतिक जागरूकता बिना ताकत के बेमतलब है। जब तक ये जागरूकता सीटों में नहीं बदलती, जब तक उनकी आवाज विधानसभा में नहीं गूंजती, तब तक ये केवल एक दिलासा बना रहेगा, असली सशक्तिकरण नहीं। तो ये साफ है कि बिहार में लोहार समुदाय की राजनीतिक यात्रा को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ उम्मीद और धीमी प्रगति की कहानी है, जो जमीनी स्तर पर हो रहे बदलावों और बढ़ती राजनीतिक चेतना को असल मानती है, और दूसरी तरफ लगातार नजरअंदाज किए जाने और शक्तिहीनता की एक कठोर हकीकत है, जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व के पूरे खालीपन को देखती है और स्थानीय फायदों को सिर्फ एक दिखावा मानती है। तो सवाल वहीं का वहीं है, क्या हम इसे एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत माने जो देर से ही सही पर शुरू तो हुई, या हम इसे एक ऐसे सिस्टम की सच्चाई माने जो ताकत देना ही नहीं चाहता? शायद इसका जवाब भविष्य ही देगा, लेकिन इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है। वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों में शेयर करें और नीचे कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।